दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक क्यों राज को वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मेरी वीडियो जो है सिर्फ शनिवार के सुबह आती है। आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो अंत तक देखें और इस मामले को समझने की कोशिश करें। अभी तक जो है मैंने किया है कि आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जितनी भी जानकारी अवेलेबल थी वो पढ़कर ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी पढ़कर आपको बताई, फिर HIV के बारे में पढ़कर आपको बताई, तरह तरह के वैक्सीन थेरेपीज़ के बारे में सब डिटेल पढ़कर मैंने आपको बताई। और इतना है कि मैंने 8 पार्ट वाला मिनी सीरियल बनाया था। तो रीडिंग जो है मेरा शौक़ है, मैं रीड करता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है और मैं इन्फॉर्मेशन बांटता हूँ। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अगर कोई चीज़ के बारे में मुझे डाउट हो तो मैं उसके बारे में पढ़ने लगता हूँ, हर जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल के पढ़ता हूँ। हाल ही में इंडिया में जो हुआ है उसके बारे में मैंने कई दिनों अभी रीड किए, जगह जगह पर आर्टिकल्स देखे, इन्फॉर्मेशन पढ़ के देखी, और इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये पड़ती है कि मैं, अगर मेरे पास एक मंच है जैसे यूट्यूब चैनल, तो इसके ज़रिए मैं आप तक ये खबर पहुंचा दूं जो आप लोग को भी काम आएगा। सो आज मेरी बारी है आपसे मदद मांगने की कि आप मेरे लिए 3 चीज़ें कीजिए। पहली बात है, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए खुले मन के साथ, ओपन माइंड के साथ। और दूसरा ये, आपके जो भी मित्र होंगे उन्हें ये वीडियो बताइए, उन्हें ये मामला समझ में आ जाए। और तीसरा ये कि बाहर के लोग जो है, विदेशी जो है, इन्हें हमें दोबारा डिवाइड करके रूल करने नहीं देना चाहिए। अभी हम प्रगति की मार्ग में है और ऐसे और भी हादसे होंगे, तो हमें जागरूक रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ अभी मेरे 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 थॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ इस विषय में। देखिए, ये जो हमारे इतिहास में हमने देखा है कि जब ये ब्रिटिश आए, उन्होंने राजा महाराजा के एक दूसरे के साथ लड़ने को रखे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बंदूक बेचेंगे, दूसरे को कहा हम तुम्हें तोप बेचेंगे। इस तरह से उन्होंने पूरा इंडिया अपने हाथ में कब्ज़ा कर लिया, और इंडिया को कब्ज़ा करने के बाद यहाँ से जो कुछ है सब लेके ब्रिटेन भेज दिए, और हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई। हमें सिर्फ खेती बाड़ी करनी थी और कोयले के खान में से कोयला निकाल के भेजना था, और वो लोग माल बना के हमें वापस बेचते थे। जब ब्रिटिश चले गए, उसके बाद आई कांग्रेस सरकार। देश में आज़ादी के बाद 60 साल तक तो हमने इतनी प्रगति नहीं देखी जो गए 10 सालों में हमने देखी है। मैंने जब MBA किया, उसके बाद मैं इंडिया में 13 साल तक काम किया, काफ़ी तरक्की भी मिली, अच्छा प्रमोशन वगैरह भी अच्छी तरह से मिली, करियर अच्छा चल रहा था। लेकिन 25 साल पहले मैंने इंडिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं थी, आगे बढ़ने का और मौका नहीं था, और गवर्नमेंट की जो सुविधाएं थी, समझ लीजिए काफ़ी इनएफिशिएंट थी। आप लोग में से कई लोग शायद ये जानते नहीं होंगे कि एक ज़माना था, तब हम 15 साल इंतज़ार करते थे टेलीफोन लाइन का। उस ज़माने में सेल फ़ोन नहीं हुआ करती थी, लैंडलाइन हुआ करती थी। 10 साल का वेटिंग लिस्ट होता था बजाज स्कूटर के लिए, और 3 साल का वेटिंग लिस्ट होता था ECTV के लिए। तो बहुत सारे जवान लोग ऐसे दिन नहीं देखे, और ये दिन इसलिए आए क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे नेहरू जी ने सोचा कि हमें रशिया की तरह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बनानी चाहिए। वो ज़माने में 5 ईयर प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, और गवर्नमेंट निर्णय करती थी कि कितना आयन बनना चाहिए, कितना कोल होना चाहिए, कितनी स्कूटर्स बननी चाहिए, कितनी टीवीज़ बननी चाहिए, कौन बनाएगा और किसको कितना टीवी बनाने का कोटा मिलेगा। उन ज़माने को हम लाइसेंस राज या कोटा राज कहते थे, और वो ज़माने में आम आदमी को कुछ मिलता नहीं था और बहुत कठिन हुआ करता था, और ये सब चीज़ें प्रीमियम के साथ ब्लैक मार्केट में बिकती थी।
और ये जो गवर्नमेंट उस ज़माने में ये सोचती थी कि गवर्नमेंट का काम है लोगों को नौकरी दिलाना, इसलिए गवर्नमेंट ने हर एक इंडस्ट्री में बिज़नेस डाल दी कि स्टील का बना दिया एक फैक्ट्री, फिर रेलवे बनाने का, ट्रेन बनाने का एक फैक्ट्री बना दिया, और बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस खोल दिए। क्या बोले तो आदमियों को नौकरी देने का काम गवर्नमेंट का है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये सब संस्थानों में जो लोग काम करते थे उन लोग ये समझते थे कि गवर्नमेंट का काम है उनको नौकरी देना और उनका काम है वहाँ पर बैठना और पगार लेके आना। तो इसमें कस्टमर सर्विस नाम की चीज़ रही ही नहीं, और न ही कस्टमर सर्विस न रही, लेकिन जो काम उन बाबुओं को करना चाहिए था वो काम करने के लिए वो पैसा मांगने लगे, और वो पैसे को हम आज की तारीख में रिश्वत कहते हैं। तो इस तरह से ये रिश्वत का दिमाग हमारे समाज में घुस गया, क्योंकि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी बन जाओ और आपको दिन का काम करने के लिए सरकार पगार देती है, और ऊपर से आपके पास जो नागरिक आएगा काम करने को उसके पास से अगर आप पैसा ले सकते हो, तो ऐसे नौकरी के लिए लोग सामने से पैसे देकर उस ओहदे में पहुंच जाते थे, और वो पैसा निकालने के लिए वो भी करप्शन करते थे। तो ये दिमाग निकलने को कई साल लगेंगे, कई पीढ़ियाँ लगेगी, और हम उस तरफ तरक्की कर रहे हैं। और ये जो है ये बात काफ़ी जवान लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने वो दिन नहीं देखे हैं जो हमने देखी थी। और उस ज़माने में ऐसे होता था कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन आता और वो कहता कि अभी यहाँ पर फ्लाईओवर बनने वाला है, या यहाँ रेलवे आने वाली है, या यहाँ ब्रिज बनने वाला है। तो बहुत सम्मान के साथ उन्हें हार पहनाते थे, फिर वो आके नारियल फोड़ते थे, कुछ होता, फिर उसके बाद में वो प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ता। और कई घोटाले हुए हैं जिसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी मैं कई आर्टिकल्स में देखता हूँ कि ये जो आधार कार्ड है ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले आइडिया निकाला था, या ये फ्लाईओवर जो है ये तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनाया था। लेकिन बात यह है कि गए 10 साल में ही ये सब कुछ जो है बनकर अपने सामने खड़ा हुआ है। ये सोचने वाली बात है। मुझे याद है जब मैं 26 साल का था, तब थाना में एक जगह है गोडबंदर, वहाँ पर मैंने फ़्लैट ली, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे उसमें मैं वहीं घर खरीद सकता था। और वो जगह जो है थाना स्टेशन से काफ़ी दूर थी, तो रिक्शा में लगभग उस ज़माने में 25 रुपये लग जाते थे, और घर पहुँचने को थाना स्टेशन से 45 मिनट लगते थे। और मुझे बिल्डर लोगों ने कहा था कि यहाँ पर रिंग रेल आने वाली है, प्लान अप्रूव हो गया है, कुछ ही सालों में आ जाएगी और BEST आ जाएगी। अभी 5 साल पहले मैंने वो फ्लैट बेच दिया, क्योंकि मेरे कोई काम का नहीं है, मैं आता भी नहीं वहाँ पर। तो अभी तक तो रिंग रेल नहीं आई, लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो प्लान नहीं किया हुआ था उस तरह से बड़े फ्लाईओवर्स और बड़े बड़े विशाल रोड आ गए, सीमेंट वाले रोड, जो अब की गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसका प्लान शायद अभी अभी बनाया होगा, मैं 10 साल पहले शायद बनाया होगा, और 5 साल के अंदर उन्होंने बना के देश को समर्पित कर दिया। ये फ़र्क है अच्छे गवर्नमेंट का और बुरे गवर्नमेंट का। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है उसका काम है ऐसे सब चीज़ें बनानी जिसकी वजह से नागरिक के ज़िंदगी में सुविधा हो, उसको बिज़नेस चलाने में सुविधा हो, उसको ऑफिस जाके घर आने में सुविधा हो। और इस गवर्नमेंट ने ठीक उसी तरह के काम किए, जैसे गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी है। आज़ादी के 60 साल के बाद तक जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची, आज हर एक गांव में बिजली है। शौचालय बना दिए हैं हर एक के लिए, ताकि बाहर रेलवे की पटरी में बैठकर करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सब चीज़ें जो है ये आम आदमी को छू जाती है, ऐसी चीज़ें इन्होंने की है। मैंने एक बार सुना था राजीव गांधी जी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि मैं तो गरीबों की विकास करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से 1 रुपया अगर भेजूँ तो सिर्फ 5 पैसे गरीब को गांव में पहुँचते हैं। वो ज़माने में उन्होंने कहा था, लेकिन किया तो कुछ नहीं। अभी मोदी गवर्नमेंट जो है उसने सबके खाते खुलवाए, आधार कार्ड बनवाए, और सीधे दिल्ली में एक बटन दबाया तो हर महीना पैसा पहुंच जाता है गरीब किसान या किसी के पास। लेकिन किसी बीच में कोई आदमी दलाल नहीं है जो पैसा खा सके। तो 1 रुपया भेजा तो 1 रुपया उनको मिलता है। तो ये तो पहले की गवर्नमेंट भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये सब आप ध्यान में रखिए कि ये जो गवर्नमेंट है ये काम कर रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो करप्शन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं इंडिया छोड़ने वाला था उसके 3 साल पहले मेरे बहुत सारे इनकम टैक्स रिफंड रह गए थे, हाथ में नहीं आए, क्योंकि समस्या थी।
और जब इंडिया छोड़ने वाला था तो मैंने वो समस्या ठीक कर दी और मेरे सब इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल के रिफंड्स एक साथ आ गए। तो ये सब मामला तो आप समझ ही जाओगे, आप लोगों ने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा। लेकिन आजकल जो कंप्यूटराइज्ड इनकम टैक्स है, इसके वजह से ये सब झंझट ख़त्म हो गई है। मैं भरता हूँ, मेरा टैक्स ऑटोमेटिक रिफ़ंड आ जाती, मुझे कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक कोई झंझट नहीं पड़ी है ये नए सिस्टम के साथ। जब मैं इंडिया छोड़ा ये सब समस्याएं थी। अगर आज की तरह इंडिया होता तभी तो मैं शायद इंडिया नहीं छोड़ता। आज के इंडिया में नया उत्साह है, चारों तरफ नए नए चीज़ें बन रही है और नए नए बिजनेसें खुल रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सुपरमार्केट्स आ गई है और हर एक चीज़ जो विदेश में मिलती थी, जो पहले इंडिया में नहीं मिलती थी, वो आजकल इंडिया में मिलती है। जब मैं पहले विदेश से इंडिया आता था तो लोग मंगाते थे कि भाई हमारे लिए ये ले आओ, वो ले आओ। आजकल तो हम इंडिया आते कोई कुछ पूछता ही नहीं, भाई हमारे पास सब यहाँ है। तो इंडिया ने काफ़ी तरक्की कर लगी। लेकिन आप अपने आजू बाजू में देखिए, श्रीलंका की जो हालत है कि वो तो दिवालिया निकल गई है। अभी हमारे बाजू में पाकिस्तान है, उसे भी तकलीफ़ें हो रही है। अभी आईएमएफ का बेल आउट के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोविड की महामारी आई थी उसकी वजह से ये सब देशों की हालत ख़राब हो गई। लेकिन इन सब के बीच में मैं टोरंटो में बैठ के मैं चिंता कर रहा था कि इंडिया की क्या हालत होगी जब कोविड आ गई है। तो क्या उन्हें ये महंगे फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन मिलेगी, और इतने करोड़ों की आबादी है इंडिया में, इन सबको गवर्नमेंट मुफ्त में कैसे वैक्सीन पहुंचाएगी। लेकिन जब इंडिया ने अपना वैक्सीन बनाया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में क्षमता है। और जब गवर्नमेंट ने सभी को वैक्सीन पहुंचा दी तो मुझे भी गर्व हुआ कि भाई इंडिया काफ़ी सुधर गया है। जो इंडिया हम छोड़ के आए वो नहीं है, अभी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ना ही इंडिया ने खुद का वैक्सीन बनाया और खुद के लोगों को दिया, बल्कि बाकी के आजू बाजू के देशों को भी बांटा। तो ये जो है ये एक मिसाल है कि ये इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो 10 साल में काम कर रही है, ये काफ़ी प्रभावशाली गवर्नमेंट है। और ऐसे गवर्नमेंट की वजह से देश को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। और इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब हमारा देश इस तरह से प्रगति करता है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट जो है ये वोट बैंक की जो नीति है इसको बदल रही है। पहले वोट बैंक किया जाता था कि भाई आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, अगर हिंदू के एरिया में है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन, ऐसे सब करके हमें बांट बांट कर वोट बैंक बना के गवर्नमेंट जीत जाती थी और राज कर जाती थी। और अगर गवर्नमेंट जीत नहीं पाई तो गठबंधन बन के वापस आ जाते, और इस तरह से हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता था। और कई जगह पे ये चलन था कि इलेक्शन आ जाए तो वो लोग आके एक बॉटल दारू दे देते और थोड़ा औरतों को कपड़ा देते थे। और कई कई जगह में देश में तो कोई कोई हिस्से में टेलीविज़न दे देते या मिक्सर दे देते, ऐसा कुछ दे देते वोट के लिए, और वोट कमा के आ जाते और शासन करते। तो इस तरह का चल रहा था। लेकिन अभी ये जो 10 साल में इस गवर्नमेंट ने प्रदर्शन दिखलाया है, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट जो है 3 साल में फ्लाईओवर खड़ी कर सकती है, 5 साल में एयरपोर्ट बना सकती है, 6 साल में बांध बना सकती है और स्मार्ट सिटी बना सकती है। ठोक बजा के इन्होंने काम किया है। तो इसकी वजह से इंडिया का पॉलिटिक्स बदल रहा है। अभी इंडिया का पॉलिटिक्स ऐसे हो रहा है कि आम आदमी समझने लगा है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हमारी सुविधा के लिए सब कर सकती है और हमारी सेवा कर सकती है। पहले उन्हें लगता था कि बाबू लोग को हम सेवा करना चाहिए, और भी एकदम सब कुछ पलट गया है। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आ रही है, गांव-गांव तक जा रही है ये परिवर्तन धीरे धीरे। हमें और 10 साल इस तरह का चलन चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि पूरा इंडिया जो है एडवांस कंट्री की तरह हो जाए, जहाँ पर नागरिक जो है वो गवर्नमेंट से अपेक्षा करे कि गवर्नमेंट सोचकर प्रगति के लिए जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बना दे, इंटरनेट जो है वो बना दे, इलेक्ट्रिसिटी का जो है उपयोग सब बना के रख दे। ये सब जो काम है ये गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट ये सब अच्छी काम करेगी तो जैसे वेस्ट में इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जहाँ पर सब अच्छी सुविधाएं हैं, वैसे इंडिया में भी सुविधा मिल जाएगी। धीरे धीरे ये सब आ रहा है, और ये सब हलचल जो है ये कई 10 साल में आए हैं। तो भाइयों, ये बात आप ध्यान में रखना जब मैं आपको आगे की चीज़ें बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो मेरे पास है कुछ मुद्दे बात करने के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अभी इंडिया ने एक बड़ी ऑर्डर दी है एयरप्लेन्स की। मेरे ख्याल से 450 एयरक्राफ्ट्स की ऑर्डर दी है। ये विश्व में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है,
जो यूएसए और फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी हमारे गवर्नमेंट की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया, हमारे यहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिल गया है ये प्लेन के हिस्सा और वगैरह बनाने में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉल किया क्योंकि वहाँ रोल्स रॉयस की इंजन बनेगी तो वहाँ भी नौकरियाँ आती है, तो उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। और ठीक इसी वक्त अपना थोड़े ही दिनों में एक साल में शायद, अभी इलेक्शन का भी टाइम बहुत नज़दीकी है, और इसी वक्त आपका पहले हुआ बीबीसी कांड। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री ले आई और उसके बाद आया हिंडलबर्ग और उसके बाद अभी आए हैं महान साहब सोरो। इसी के वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपको ये सब समझाने के लिए। तो पहले मैं बात करूँगा बीबीसी की। दोस्तों, ये जो वेस्टर्न मीडिया है, मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ पर, 25 साल से मैं देख रहा हूँ, भले वो यूरोप हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, यहाँ पर की जो मीडिया है वो इंडिया को नहीं जानती। जब दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई निर्भया की, तब यहाँ पर इतना प्रचार हुआ था उस केस का कि जब मैं जिम में था तो बार बार वही वीडियो आती थी, शर्म से सर झुकाना पड़ता था। लेकिन जब मंगलयान किया था इंडिया ने, जिसका बजट हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट में उन्होंने सक्सेसफुली किया और इतनी सारी महिलाएं थी मंगलयान को सक्सेसफुल करने में, उसके बारे में इतना प्रचार नहीं हुआ। बस सिर्फ बताया गया था कि इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। जब छोटे छोटे गांव में कहीं कुछ हो जाता तो वो चीज़ें यहाँ आ जाती कि भाई यहाँ के मुखिया ने वो गरीब आदमी को मार दिया, वैसे खबरें आ जाती है। और जब भी ये इंडिया को बताते हैं तो हमेशा गरीबी बताते हैं, गंदा रास्ता, सड़क पे नाला और उधर कुत्ते हैं और नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियाँ मंडरा रही है, इस तरह के सीन्स बताते हैं। और ट्रैफिक जो है वो इस तरह के सीन्स बताते हैं। तो इनके मन में जो है एक तरह का बायस है। तो ये मैं पहले से देख रहा हूँ, आज की बात नहीं, बहुत पहले से देख रहा हूँ। और सच्चाई यही है कि मैं आपको बता दूँ, ये बीबीसी जो है ये ब्रिटेन का है। और ब्रिटिश के बारे में मैं ये जलियांवाला बाग वाली बात नहीं करने वाला हूँ। उसकी तरह कठोर जो एक्शन लिया था उन्होंने, जहाँ इतने लोगों को गोली से मार दिया था, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग तो इतिहास जानते हैं, आपने पढ़े हुए हैं ये इतिहास में, आप लोग तो ये सब जानते हैं। लेकिन गाना याद आता है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इंडिया के लिए शॉर्टकट ढूंढने निकले और उन्हें मिला अमेरिका, और वहाँ पर जो लोग को देखा उन्होंने, उन्हें वो इंडियंस कहने लगे। तो गलती इनकी है कि इंडिया के बदले अमेरिका पहुँच गए, लेकिन गलती नहीं मानेंगे, उनको इंडियंस बोल दिया। आज तक उनको इंडियंस नाम चिपका हुआ है वहाँ पर, हालांकि वो लोग अबॉरिजिनल्स है अमेरिका के, उनको कोई और नाम होना चाहिए था। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यही ब्रिटिश के लोग थे वहाँ पर पहुँचे, और आज की तारीख में ये हाल है कि वहाँ के जो आदिवासी है, जिनको नेटिव इंडियंस कहते हैं, उनकी बहुत दुर्दशा है। उनको उनके ही ज़मीन में उनको हक नहीं है, वो लोग अलग से रहते हैं कहीं पर, और उनके बारे में कोई बात नहीं करता। गरीबी में रहते हैं और उनमें नशा हो गया है, नशे की लत पड़ गई है, उनके बारे में कोई वहाँ फिक्र नहीं करता। और मीडिया में ये सोरोस भाई वहीं पर रहते हैं, वो बताते नहीं कुछ। और ये जो ब्रिटिश जो है, इन्होंने इंडिया से और अफ्रीका से लोगों को लेके गए और मॉरिशस में डाल दिया, कैरिबियन में डाल दिया गुलामी के काम करने के लिए। अभी भी मॉरिशस में हमारे भाई हैं जो यूपी बिहार से लिए गए हैं, उन्हें सिर्फ उन्होंने बोला था कि तुम्हें यहाँ काम करना है, बोट में आ जाओ, और लेके चले गए। फिर उन्हें मॉरिशस में छोड़ दिया या गयाना में छोड़ दिया या कहीं पर छोड़ दिया और वहाँ पर खेतों में काम करने को रख दिया। इस तरह से इन्होंने किया है, उखाड़ दिया लोगों को उनके ज़मीन से और परदेश में जाके डाल दिया। और उसी तरह यही लोगों ने अफ्रीका से लोगों को जानवर की तरह पकड़कर बोट में बिठाकर उन्हीं से बोट को रोइंग करा के अमेरिका लेके गए, वहाँ पर गुलामी का ज़िंदगी उनको दिया। और आज की तारीख में भी अमेरिका में काले लोगों को बहुत गोली मार के मार दिया जाता है, और उनकी जेल में सबसे ज़्यादा संख्या है प्रिजनर्स की, और उनमें से सबसे ज़्यादा संख्या है काले लोगों की। तो इस तरह के ये लोग हैं, और ये हमें सिखाने आ गए हैं कि हम कुछ जंगली है। ऐसे थोड़ी बात होता है।
यही ब्रिटिश है जिन्होंने ग्रीस, इंडिया और देश के कई कई जगह से चीज़ें चुरा के लेके गए, जैसे टीपू सुल्तान का तलवार, कोहिनूर हीरा, ग्रीस के मार्बल्स, पैंथियन के मार्बल्स, ये सब चीज़ें लेके चले गए उन लोग। और इनको कहाँ पर अथॉरिटी होती है कि हमारे को आके लेक्चर करे? यह देश ही लुटेरों का है जिन्होंने सारी दुनिया से लूटी है, और इंडिया से तो इतना सारा लूटा है कि हमें इनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनको शर्म से सर झुकानी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों को इन्होंने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है और हमें इनको इंडिया में आने देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो शांतता में विश्वास रखते हैं, और हमने इन्हें बीबीसी यहाँ चलाने दिया। हालांकि हमारे ऊपर 100 साल के लिए इन लोग राज करके देश का टुकड़े टुकड़े करके गए हैं। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, भले कोई इस तरह से बंटवारा करता है देश का, थोड़ी तो अक्ल रहनी चाहिए। इन्होंने इस तरह से काम किए हैं और ये आ गए हमें भाषण देने, तो ये गलत बात है। दूसरी बात करता हूँ हिंडनबर्ग। तो अभी तो बीबीसी के बारे में आप सोचना नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। अभी हिंडनबर्ग की बात करते हैं। भैया, जब मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ इंटरनेट में, चाहे कैमरा हो या कोई चीज़ हो, तो मैं देखता हूँ भाई ये कंपनी का कोई एड्रेस तो है कि नहीं तो मैं पैसे भर दूंगा, फिर मेरा माल नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं एड्रेस देखता हूँ। अभी मैंने बोला कि चलो ये हिंडनबर्ग के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये हिंडनबर्ग क्या है। तो मैं ऑनलाइन गया, इनके वेबसाइट में देखा, तो इनके वेबसाइट में कोई एड्रेस है ही नहीं, और एक ही लिंक है कॉन्टैक्ट अस। उसमें अपने को अपना एड्रेस लिखना पड़ता, अपना नाम देना पड़ता और अपना सवाल लिखना पड़ता और सेंड भेजना पड़ता। तो हमें इनका ईमेल एड्रेस भी देने को तैयार नहीं है ये। और कहते हैं ये बड़ी कंपनी है, करोड़ों में खेलती है और इतनी शॉर्ट करती है, और इनका उद्देश्य ये है कि अगर कंपनी गड़बड़ कर रही हो तो हम लोगों को बताते हैं। ये इतने परोपकारी नहीं है, ये इतने परोपकारी नहीं है। ये तो इतनी सिंपल सी वेबसाइट है इनकी, और इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में। और अगर इन्होंने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिसर्च करते हैं तो कोई ढंग का तो वेबसाइट बनाए। आपको भाइयों मैं शॉर्टिंग के बारे में बताता हूँ। शॉर्टिंग जो है ये बहुत ही ख़राब बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी के शेयर्स जो आपके पास नहीं है वो आप बेच देते हो आज के भाव में, और आप बेचते ही रहते हो, और आप कहते हो 3 महीने के बाद मैं तुमको ये शेयर दूंगा, और आप इस ख्याल में ये इसको बेचते हो कि ये कंपनी की भाव गिरने वाली है, और जब भाव गिर जाएगी सस्ते में खरीद कर मैं इनको आज के भाव में बेच दूंगा। आपको उदाहरण देता हूँ, समझ लीजिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी है ABC लिमिटेड, और ABC लिमिटेड के कंपनी का शेयर है आज की तारीख में 100 रुपया। तो मैं 100 रुपये का शेयर आज बेच दूंगा और कहूँगा जुलाई में आपको मैं डिलीवरी दूंगा। तो आज है फरवरी, मैं आपको जुलाई में डिलीवरी दूंगा। मैं 100 रुपये में आज बेच रहा हूँ आपको शेयर, और आज 100 रुपया भाव चल रहा है, तो कोई मेरे से ख़रीदना है तो ख़रीद ले। और मैं ये सोच रहा हूँ तो कि जुलाई तक ये 100 रुपया गिरकर 80 रुपया हो जाएगा या 60 रुपया हो जाएगा, तो मैं 60 में ख़रीद कर इनको दे दूंगा। इनके पास से मैंने 100 लिया है तो मेरा 40 का मुनाफा हो गया। तो मैं इस तरह से सोचूंगा। तो इसको कहते हैं शॉर्टिंग। और अगर मैंने ऐसे शॉर्टिंग कर दिया और भाव 100 रुपये के नीचे नहीं गिरी तो मेरी नुकसान हो जाएगी ना, क्योंकि 100 रुपये का शेयर समझ लो 100 में ही रह गया, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और 100 रुपये का शेयर अगर 110 हो गया तो मुझे 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो अगर शेयर का भाव गिरे नहीं तो करे क्या? तो फिर मुझे जाकर मार्केट में सब लोग को ढिंडोरा पीटना पड़ेगा कि भैया ये कंपनी जो है इसकी शेयर 100 रुपये में बिक रही है, लेकिन ये कंपनी ख़राब है, इसमें दम नहीं है, ये कंपनी का मालिक ख़राब है, ये कंपनी की प्रोडक्ट ख़राब है, ये कंपनी का फाइनेंस ख़राब है। मैं जितनी भी कंपनी की गालियाँ दूँ ताकि लोग का भरोसा उठ जाए कंपनी से और वो लोग शेयर बेचने लग जाए, और जब वो लोग शेयर बेचने लगेंगे कंपनी का भाव 100 से नीचे घटेगा और मुझे मुनाफा होगा। समझ गए ना बात आप? तो ये हिंडनबर्ग जो है कोई परोपकारी नहीं है भाई, उनका एड्रेस ही हमको पता नहीं है कि कहाँ पर रहते हैं और ऐसे बात करते हैं। और इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का मतलब है वो कंपनी जो रोड्स बनाती है, जो फ्लाईओवर बनाती है, जो एयरपोर्ट बनाती है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है। इन कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो रहता है वो हमेशा हल्का ही रहता है। ये तो इंडस्ट्री में सामान्य है, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 10-11 साल इन्वेस्ट करके पूरा रोड बनने के बाद धीरे धीरे टोल में इनके पास पैसा आएगा।
तो इनको बोरोड मनी पे ही सब करना पड़ता है। और आप कोई भी कंपनी को देख लीजिए, हर एक कंट्री में अलग अलग स्टाइल है। इंडियन कंपनीज़ को देखें तो ज़्यादातर इंडियन कंपनीज़ जो है फैमिली कंपनीज़ है, और फैमिली कंपनीज़ में जो है प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा ही होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो है शॉर्टिंग इन्होंने कर लिया है, अभी इन्हें मुनाफा बनाना है तो अदानी के शेयर्स गिरने चाहिए। अदानी के शेयर्स गिरने से ही इनको प्रॉफिट होगा। अगर अदानी के शेयर नहीं गिरे तो इनको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग गलत है या सही है, मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि शॉर्टिंग कैसे होती है और शॉर्टिंग में नुकसान कब हो सकता है, फ़ायदा कब हो सकता है। अगर शॉर्टिंग करने के बाद शेयर का भाव नहीं गिरे तो क्या किया जा सकता है। तो ठीक वही हो रहा है अभी मेरे हिसाब से। मैं जब देखूं तो मुझे वही लगता है कि अगर कोई अदानी के कंपनी के बारे में इंडिया में बुराई नहीं करे तो अदानी का शेयर गिरने ही वाला नहीं था। तो अभी अदानी अपना कंपनी चला रहे थे जैसे बाकी इंडिया में कंपनियां चल रही है, ब्रिजेस बना रहे थे, रेलवे बना रहे थे, जो भी बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे थे। ये परदेश से इनको हमारे देश के अंदर आके हमारे देश का शेयर खरीदने की ज़रूरत क्या है और अब उस कंपनी को ठोकने की ज़रूरत क्या है। अगर ये कंपनी डूबे तो इसके अंदर जितने लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां छूट जाएगी। इन्होंने जितने प्रोजेक्ट खड़े किए हैं वो प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगी, और उसकी वजह से अभी जो 10 साल से ये अच्छी सरकार चल रही है, जो हमारा जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से पलट रही है कि भाई नेताओं का काम है लोगों की सेवा करना, ये नहीं कि लोग नेता की सेवा करें। तो इस तरह से ये सरकार जो है हमारा थॉट प्रोसेस को बदल रही है और पॉलिटिक्स को बदल रही है अच्छे के लिए। तो इस सरकार को तकलीफ हो जाएगी और अगले इलेक्शन में हार जाएगी। तो ये जो है मुझे इस तरह से लगता है। और जब अदानी के तरफ से लोग बात करने लग गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि आप देखने जाओ तो अदानी के शेयर सिर्फ 10% शेयर स्टॉक मार्केट में है। तो स्टॉक मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये अदानी का जो हिंडनबर्ग ने शुरू किया। तो आखिरी में जॉर्ज सोरोस साहब आ गए और हाल ही में उन्होंने वीडियो में कुछ चीज़ें कही। मैं आपको वीडियो बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन पहले ये बता दूँ कि ये जॉर्ज सोरोस साहब जो है ये अपने ही देश में जो करना है वो करे, हमारे देश में क्यों आ रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मोदी सरकार ने NGOs को चेतावनी दी थी कि भैया आप हमें बताइए कि आप किस लिए फॉरेन पैसा इंडिया में ले आ रहे हो। अगर फॉरेन से कोई तुम्हें पैसा भेज रहा है तो हमें पता चलना चाहिए कि वो किस लिए भेजा है और उसी काम के लिए वो पैसे इस्तेमाल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक ब्रांच है हमारी दिल्ली में बैंक की, उसी में खाता होना चाहिए, चारों तरफ नहीं जा सकते। नंबर 3, 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। 80% पैसा जिस काम के लिए आया है उसी काम पे जाना चाहिए। और नंबर 4, एक NGO दूसरा NGO को पैसा नहीं दे सकता। आपके पास जो पैसा है उसी से आपको जो काम करना था वो करके बताइए, और ऑडिट भी होगा। तो बहुत सारे NGOs ने अपना लाइसेंस रिन्यूअल ही नहीं कराया क्योंकि ऑडिट नहीं कराना चाहते थे। हिसाब ये मैंने सुना है कि 3 साल में 45,000 करोड़ रुपया NGOs को आए हैं फॉरेन में से। इतना पैसा हमारे देश में आ क्यों रहा है और इसका हमें फ़र्क क्यों पता नहीं चल रहा है। तो मोदी सरकार ने ये जो है ये बंद करा दिया। और ये जो सोरोस साहब है इनको NGO में पैसे देने की बहुत आदत है और NGO के पास से इनका काम कराते थे, तो इनकी तो नल बंद हो गई वहाँ पर। तो जब तक ये सरकार है तब तक NGOs को फॉरेन पैसा आना बंद रहेगा, और NGOs को फॉरेन पैसा नहीं आए तो देश के अंदर बाकी का जो काम ये लोग करते थे वो नहीं कर सकते। और हमारा सरकार क्या कहती है कि भाई हमारे देश वालों को हम संभाल लेंगे। गरीब आदमी के पास खाना पीना नहीं है तो हम बैंक का खाता खुलवा देंगे, डायरेक्ट दिल्ली से पैसा भेज देंगे हर महीना। आटे दाल का ज़रूरत है तो वो बेच देंगे, कोविड का टीका लगाना है तो वो लगा देंगे। भाई हम हमारा संभाल लेंगे, तुम अपनी देखो। तो NGO को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, इंडिया से ही हम खुद हमारा NGO बना लेंगे और हम खुद हमारे लोगों को संभाल लेंगे और सरकार संभाल लेंगी। तो इस तरह से वो सोचते थे। और अभी ये जो फॉरेन वाले हैं, जो वेस्टर्न वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि इंडिया पुराने पॉलिटिक्स में वापस चले जाए। ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को छोड़ के हिंदू मुस्लिम, SC ST,
ब्राह्मण, जातिवाद, ये सब चीज़ में चले जाए, ताकि ये जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो भी भ्रष्ट होगी और वो फॉरेन लोग को जो इंडिया में करना है वो करने दे देगी। तो ये इनका ख्याल है, ऐसे मैं सोचता हूँ। अभी आप भी देखिए और सोच लीजिए। अब मैं आपको 2 क्लिप्स बता रहा हूँ सोरोस साहब का, फिर उसके बाद मैं 2 शब्द कहूँगा, फिर ये वीडियो ख़त्म कर दूँगा। It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. तो आपने देखा, अभी ये सोरोस साहब तो रहते हैं यूएसए में, इनको इंडिया में क्या लेना देना, और इनको क्या तकलीफ़ है कि अगर इंडिया ने तेल लेके बेचे और मुनाफा किया, ये खुद भी तो शॉर्टिंग करके मुनाफा करते हैं और ये खुद कहते हैं कि भाई मेरा तो बिज़नेस का काम है, पैसा कमाना मेरा काम है, उसमें उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर इंडिया तेल बेचकर पैसा कमाता है तो इनको क्या तकलीफ़ है, और ये भी तो पैसा बना रहे हैं। अभी अदानी इंडस्ट्री को शॉर्ट किया है तो हज़ारों लोग की नौकरी चली जाएगी, उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। और इनका इंडिया में क्या लेना देना है, हम लोग का भारतीय, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इंडिया का लेना देना है, ये तो इंडिया के है भी नहीं। और इनका इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, ये इंडिया के बारे में क्या जानते हैं कि कश्मीर कैसे बना, महाराजा हरी सिंह का क्या सिचुएशन था, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे बनी, ये सब इनको क्या पता है। ये तो सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें बता रहे हैं जो इन्हें किसी ने बताया होगा और मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिला तो अभी खुलकर सामने आना पड़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हो? सो दोस्तों, ये देखो, हमें दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये फिरंगियों को हमें अलग करके एक दूसरे से लड़ा कर हमारे ऊपर राज करने देना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी आप ऐसे कुछ सनसनी खबर सुनोगे तो आप खुद का रिसर्च करें, विकिपीडिया में जाके देखें, रॉयटर्स में जाके देखें, और गवर्नमेंट के जो न्यूज़ एजेंसीज रहेंगे उनमें भी जाकर देखें, खुद का रिसर्च करें, और आपके पहचान में जो हो जानकार लोग उनके साथ भी बात करके देखें, फिर अपना निर्णय करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंडिया में जो निराशावादी है, और इसका कारण भी है, उनको मैं दोष नहीं दे सकता हूँ। पुराने राज जो चल रहा था उसमें इनका बोलबाला चल रहा था, इन्होंने काफ़ी ब्लैक मनी बना ली थी, इनका काफ़ी रोब था, और ये दुनिया में, इंडिया में बहुत अच्छी तरह से राज कर रहे थे। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, इनका बहुत सारा पैसा चला गया, तो इन्हें ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, तो हमेशा रोते रहते हैं, निराशावादी रहते हैं। लेकिन जो आम आदमी है हमारे तुम्हारे तरह, जिसके पास ब्लैक मनी वगैरह नहीं थी, जिसको बहुत तकलीफ़ होती थी रहने की इंडिया में, उसको तो अभी काफ़ी आराम मिल गया है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसलिए आप निराशावादी नहीं बनिए, इंडिया काफ़ी अच्छा है। देखो, मैं
3 देश घुमा हूँ बाहर, रह भी चुका हूँ, और मैं देखता हूँ कि दुनिया में हर एक जगह कैसी है। इंडिया काफ़ी तरक्की कर रही है और बहुत सालों के बाद इंडिया को बहुत अच्छी गवर्नमेंट मिली है जो प्रगतिशील है, और इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। इंडिया को और 10-15 साल इसी तरह का गवर्नमेंट चाहिए ताकि हमारा पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बदल जाए। अभी भी कोशिश जारी है कि हम किसी तरह से इंडियन समाज में फूट लाएं और उसका फ़ायदा लेकर राज करें, लेकिन हमें इसे होने देना नहीं चाहिए। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। और ये विदेशी लोग जो हैं, इनके बारे में आप कुछ इनकी बातों में न आए। आपका खुद का दिमाग यूज़ कीजिए, आपका खुद का रिसर्च कर लीजिए, और हो सके तो ये वीडियो जो है आपके दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी समझ जाए कि ये देश क्या है, इस देश की हालत क्या है, और ये जो अदानी मामला क्या है, और ये सोरोस साहब ने जो बयान दी है वो उसका भारत पे क्या असर प्रभाव चाहते हैं, ये सब आप जान लीजिए और आपके दोस्तों को भी बता दिए। और मैंने जो बताया आप मानने की ज़रूरत नहीं, आप खुद रिसर्च कर लीजिए और आप भी जान लीजिए क्या है। बस तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। नमस्कार।